हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में? जितने भी अभी तक लेक्चर हुए हैं क्या वो सभी क्लियर हो गए? अच्छे से सभी लेक्चर आपने देख लिए? अब आप थोड़ा डीपीपीज वगैरह स्टार्ट करो करना, है ना, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने में, और जो भी डाउट हो उसको तुरंत पूछ लो, है ना। लास्ट क्लास में अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था? अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसकी डिटेल स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये नाम तो सुना हुआ रहना चाहिए ना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। मैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखता हूँ बच्चों, है ना, तो उनको आप अभी के लिए लर्न कर लेना कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन मैंने आपको ये बात जरूर बताई थी कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती होगी। स्टार्टिंग में ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको एरोमा क्यों बोलते हैं बच्चों? इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स इसलिए बोलते थे स्टार्टिंग में कि इनमें ना अच्छी स्मेल आती थी, एरोमा इस टाइप से। लेकिन ये डेफिनेशन बच्चों वैलिड नहीं है, बिकॉज वह सुगंध अच्छी आ रही है तो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को डिसाइड करने का। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मान लो मैंने आपको कल लिख के दिया था क्या क्या होना चाहिए वो मॉलिक्यूल, क्या होना चाहिए, प्लेन के ऊपर रहना चाहिए, प्लेन पे रहना चाहिए मतलब बोर्ड पे से, है ना, ऐसे बाहर वो नहीं रहना चाहिए, नॉन प्लेनर टाइप नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कंपाउंड बच्चों? साइक्लिक होना चाहिए। और उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अब व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक कॉन्जुगेशन? वो जैसे डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, अगेन डबल बॉन्ड सिग्मा पाई, इस टाइप का एक कॉन्जुगेशन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और उसकी क्या खास बात है? फॉलो हक्कल रूल्स। हक्कल रूल्स का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विच वाज पार्टिसिपेट इन कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वेयर n इक्वल टू 0, लेट सपोज, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वेयर n इक्वल टू 1 देन 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इफ n इक्वल टू 2 देन 6 हो गया, हाँ सॉरी, n इक्वल टू 2 देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, है ना। ये एन क्या है इस बात की टेंशन मत लेना, ये एन क्या है। तो अपन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, जैसे लेट सपोज कुछ अपन एग्जांपल ट्राई करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आप डिसाइड करोगे। लेट सपोज एक ऐसा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है बच्चों बेंजीन। दिस इज नोन एज बेंजीन। अब ये बेंजीन है तो देखते हैं इसमें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बताओ क्या ये साइक्लिक है क्या? यस, अपन बोलेंगे डेफिनेटली बच्चों ये साइक्लिक है। हाउ टू डिसाइड कि दिस वन मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट? इफ ऑल कार्बन आर प्रेजेंट इन sp2 इट मींस ट्राइगोनल प्लेनर, इट मींस प्लेनर वर्ड आ रहा है ना। तो बोलेंगे ये सर एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? इसमें देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो टोटल बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एक सिस्टम बन गया ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा एक ये सिस्टम बन गया। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन जैसा सिस्टम बन गया, इसका मतलब बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकंड देखो, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड लिखा मैंने, लेट सपोज, है ना, इस कंपाउंड का नाम बच्चों नेफ्थलीन। नेफ्थलीन। चलो बताओ, सभी कार्बन sp2 वाले हैं, है ना। sp2 इसका मतलब प्लेन पे है, मेरा कहने का मतलब आप थोड़ा समझो। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्जुगेशन? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आनी चाहिए। जैसे देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, दैट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज नोन एज साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, आप पाई बॉन्ड काउंट कर लो, उसके डबल हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। जैसे कि 5 पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। is 10 pi electron is in this list? Yes, 10 pi electron, it means this one is also aromatic compound। ये भी क्या हो गया बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। चलो इसके बारे में देखते हैं।
इसका नाम है बच्चों एंथ्रेसीन। ये एंथ्रेसीन होता है, इसका नाम है एंथ्रेसीन। ओके, बताओ ये प्लेन पे, यस प्लेन पे। देन इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओगे मुझे। देखो कितने पाई बॉन्ड है टोटल, 7 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल मिला के, है ना। तो बताओ 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या अपनी लिस्ट में है क्या, यस। कहाँ पे आएगा बोलो, अगर आप और आगे चलोगे तो आ जाएगा ना, कैसे, n इक्वल्स टू 3 पुट किया मान लो, तो हो गया ना 14। यस, तो अपन क्या बोलेंगे, ये भी सर एक एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो 4th नंबर पे देखो, ये देखो बच्चों मैंने कुछ और कंपाउंड्स लिखे हैं जिनके नेम भी बहुत पॉपुलर है, उनके भी नेम भी लिख देता हूँ। जैसे कि इसका नाम है पिरिडीन, इसका नाम होता है बच्चों फ्यूरान, इसका नाम है पायरोल, इसका नाम है थायोफीन। ये इनके नेम है। और ऑल आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट अब प्रूफ करना है कि एरोमेटिक कैसे है। सेम बच्चों, ये तो बेंजीन जैसा हो गया ना, तो ये बेंजीन जैसा हो गया, तो इस केस में अपन बोलेंगे इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। लेट सपोज इसमें देखो, ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ना। एक्चुअली के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है बच्चों, जो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देना, तो मैग्नेट के अंदर रखने पे ना इनमें करंट चलने लगता है, इंड्यूस करंट, दैट इज नॉन एज इंड्यूस करंट। इट मींस जैसे कि मान लो ये 2 तो इलेक्ट्रॉन काउंट हो गए, देखो एक ही एक ही एक ही एक ही, इसमें ना एक ही लोन पेयर भी चलता है, एक लोन पेयर ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये 2 ये, तो टोटल मिलके कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। दैट्स व्हाई रीजन फ्यूरान इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, सेम एज नाइट्रोजन का लोन पेयर। नाइट्रोजन पे तो एक ही होता है, तो ये एक चलता है ऐसे। सेम एज टोटल इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई रीजन दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। एंड आल्सो सल्फर, सल्फर पे भी 2 लोन पेयर होते हैं, बिकॉज वाई, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है इन पीरियोडिक टेबल, तो जो ऑक्सीजन के काम होंगे वो सारे सल्फर के काम होंगे, है ना। तो ये भी एक लोन पेयर इसमें ऐसे पार्टिसिपेट करता रहता है, इसलिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगी टोटल। दिस वन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। बट मैंने जो ये 7 कंपाउंड लिखे ना बच्चों, ये 7 आपको पता होना चाहिए ना इनके नेम के साथ। कभी बेंजीन एक एरोमेटिक है, नेफ्थलीन एक एरोमेटिक है, एंथ्रेसीन, पिरिडीन, फ्यूरेन, पायरोल और थायोफीन आर और एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक बेंजोनॉइड्स और एक नॉन बेंजोनॉइड। बेंजोनॉइड का मतलब ये होता है कि जिसमें बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर अवेलेबल हो, इटसेल्फ बेंजीन इज ए बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर। नेफ्थलीन के अंदर भी जैसे बेंजीन जैसी है ना, और एंथ्रेसीन में भी बेंजीन जैसा है। तो ऑल 3 आर बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर, एरोमेटिक है लेकिन एरोमेटिक का कौन सा पार्ट, बेंजोनॉइड। बट दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड्स बट नॉन बेंजोनॉइड, बिकॉज भाई इनमें बेंजीन जैसा कुछ भी नहीं है ना। मेरी बात सुना है, जैसे कोई नाइट्रोजन लगा है, किसी में ऑक्सीजन लगा है, किसी में सल्फर लिखा हुआ है। दीज ऑल 4 आर नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑल 3 आर बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, अब देखो एक वर्ड और आता है, क्या, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली बच्चों साइक्लिक तो होना ही चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए बट नॉट एरोमेटिक।
जो एरोमेटिक नहीं होंगे उन्हें अपन क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। तो बहुत ही स्वीट सी डेफिनेशन है इसकी। क्या, ए साइक्लिक कंपाउंड एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड विच इज नॉट एरोमेटिक, विच इज नॉट एरोमेटिक, जो एरोमेटिक नहीं है ना वो सब क्या है, एलिसाइक्लिक है। विच इज नॉट एरोमेटिक इज नोन एज एलिसाइक्लिक, उसे अपन क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक बोलेंगे। अगर एलिसाइक्लिक बोलेंगे तो फॉर एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि मान लो एक मैंने ये बनाया, तो ये बताओ क्या साइक्लिक है, यस। क्या ये एरोमेटिक है, तो बोले एरोमेटिक वाली लिस्ट में तो नहीं था ये। क्यों, अगर मान लो रिंग का कोई एक भी कार्बन, एटलीस्ट वन कार्बन इज प्रेजेंट इन sp3, जैसे कि मान लो इसमें तो सभी sp3 है, लेकिन अगर मान लो आपने ये प्रूफ कर दिया अगर सर इसका एक कार्बन sp3 है और sp3 की शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, इट मींस टेट्राहेड्रल तो प्लेन पे नहीं बनता ना, तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, इट मींस दिस वन इज नॉट एरोमेटिक, दिस वन इज नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक नहीं है तो फिर ये क्या है, तो फिर वो सेकंड वाला है, कौन सा, एलिसाइक्लिक है ये, दिस वन इज एलिसाइक्लिक। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है सर ये। जैसे सेकंड वन देखो, मान लो मैंने आपसे बोला कि चलो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो बोले ये भी सर वही हो गया, एटलीस्ट वन कार्बन इज प्रेजेंट इन sp3, then definitely this one is a non-planar and all kind of non-planar molecule which is cyclic in nature all considered are alicyclic because why this one is not aromatic, this one is also alicyclic, is it clear? ओके थर्ड नंबर बोलो। जैसे मान लो मैं 2 ले लेता ऐसे करके, जैसे मान लो 2 ले लेता, लेकिन बच्चों ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन अगेन sp3 में हो गया, तो बोले sp3 में हो गया तो प्रॉब्लम है क्योंकि दिस वन इज नॉट एरोमेटिक, तो एरोमेटिक नहीं है तो सेकंड वन हो जाएगा, कौन सा, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हुआ या नहीं हुआ, ओके। चलो फोर्थ वन देखो, ऐसे मैं लिख देता हूँ कुछ है ना थोड़े जल्दी से। मान लो मैंने बोला ये देखो, किसी ने यहाँ लिखा ये तो सेम हो गया, नाइट्रोजन लिख दूंगा यहाँ पे, चलो बताओ ये एलिसाइक्लिक है या नहीं है भी, बिकॉज वाई कि ये कार्बन है sp3 में, इसमें देखो ये sp3 में बहुत सारे sp3 वाले हैं ना, तो ये तो मानते हो ना कि ऑल 3 आर नॉट एरोमेटिक। तो अगर ये एरोमेटिक नहीं है तो डेफिनेटली सारे क्या है फिर एलिसाइक्लिक है ये सर, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। और ये तो ये तो सर एलिसाइक्लिक नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक होना पड़ता है, दिस वन इज अ साइक्लिक कंपाउंड। तो ये कौन है, ये ए साइक्लिक है। ए साइक्लिक और एलिसाइक्लिक में बच्चों डिफरेंस है, ए साइक्लिक का मतलब होता है जिसमें साइकिल नहीं है, क्लियर हुई बात ये है ना। और डिटेल में बात करें तो दिस वन इज होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, दिस वन इज होमोसाइक्लिक बिकॉज वाई ओनली कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन रिंग। ये बताओ होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, ये बोलो होमोसाइक्लिक, ये बताओ हेट्रोसाइक्लिक, ये बोलो हेट्रोसाइक्लिक, ये बोलो हेट्रोसाइक्लिक, ये बोलो इट इज नॉट ए साइक्लिक कंपाउंड, दिस वन कंसीडर एज ए साइक्लिक कंपाउंड, दिस वन कंसीडर एज ए साइक्लिक कंपाउंड। इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, अब अपन थोड़ा सा एक टॉपिक और देखते हैं, उसका नाम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इन शॉर्ट इसे DU के नाम से जाना जाता है, DU इसे बोलते हैं अपन, बार बार इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, DU, क्लियर है। और इसको एक नाम और दिया जाता है विच इज नोन एज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डेफिशिएंट इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंट इंडेक्स। इसे आप चाहो तो इसे, ये भी एक नेम है इसका, आप बोलना चाह सकते हो तो इसे बोल सकते हैं अपन है ना, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या फिर हाइड्रोजन डेफिशिएंट इंडेक्स, क्लियर हुई ये बात। ये अब ये होता क्या है, इसके इसके मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको आप क्यों पढ़ रहे हैं,
इसको समझने के लिए ना एक अपन थोड़ा सा सोचते हैं, एक रफ वर्क करते हैं अपन। आप एक रफ पेज लो और मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसको आप उसमें ट्राई करना पॉज करके, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने ना ऐसे पूछा कि C3H8 है, लेट सपोज C3H8 दिस इज ए मोलिकुलर फॉर्मूला। कोई मैंने ऐसे रैंडम सा मोलिकुलर फॉर्मूला बनाया है ना। तो आपको मैंने पूछा कि इससे ना आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, 3 कार्बन होने चाहिए और 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। कितने टाइप से आप बना सकते हो जिसके अंदर इस टाइप का मामला सेट हो जाए। तो मैंने बनाना स्टार्ट किया मान लो, है ना। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि अकॉर्डिंग द नॉलेज ऑफ 10th वी कैन से दिस वन इज ए एल्केन कैटेगरी बिकॉज वाई CnH2n+2 दिस वन इज ए एल्केन, है ना। ये मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू मेरे पास जितना ज्ञान था उसके अकॉर्डिंग पता चला कि ये सर एक एल्केन है। एल्केन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में डेफिनेटली सर सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है टोटल और 8 हाइड्रोजन है। तो मैंने ऐसा बनाया कि एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और सर 2 3 हाइड्रोजन डेफिनेटली यहाँ आएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे और 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 3 और 3 6 और 2 8। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर फॉर दैट मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या आप ऐसा ही करना चाहोगे? यस, आपने भी ऐसा ही सोचा मान लो, ठीक है, श्योर है, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनी? तो अपन बोले सर इसके अलावा और तो कोई पॉसिबिलिटी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि C3H6 इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू एल्कीन कैटेगरी, यू नो CnH2n करके, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? तो बोलेंगे ये सर एक एल्कीन है, एल्कीन। तो एल्कीन वाला डबल बॉन्ड होगा। तो अपने तो दिमाग में क्या आएगा सर ये तो डबल बॉन्ड होगा इसमें। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन बनाए सर 3 कार्बन, एक मैंने डबल बॉन्ड बनाया और मैंने हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा किया। जैसे इस हाइड्रोजन पे कितने सॉरी इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन आएगा और इस पे 1 हाइड्रोजन और आएगा। ऐसा हो जाएगा भाई, सभी 4 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है कार्बन। तो ऐसे करके टोटल कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इस टाइप से अपन कवर कर लिया, है ना। देखो ओके बच्चों, जैसे मान लो ये एल्किन है, आपने डिसाइड कर लिया कि डेफिनेटली उसकी सर ये एक स्ट्रक्चर बननी चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैंने बोला कि एक बार इसमें काउंट करके देखो आप, जैसे मान लो कार्बन देन कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करते हैं। तो सभी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 2। तो डेफिनेटली 2 2 हाइड्रोजन आ जाएगी ऐसे करके। Each carbon occupied 2 hydrogen because why all these carbon makes only 2 bond। तो बताओ मुझे एक बात देख के, क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 नहीं है? क्या इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 नहीं है? तो बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों का क्या चीज़ है जो सेम है? तो बोलेंगे दोनों का सेम है जनरल फॉर्मूला। क्योंकि ये जो आपने मॉलिकुलर फॉर्मूला बनाया है वी कैन से जनरल फॉर्मूला भी सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, इट मींस बोथ हैव सेम जनरल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? लेकिन दिमाग में अपने ये कंफ्यूजन हो गया कि सर इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। इज इट क्लियर? फिर भी ये स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों है? आपने ड्रॉ करने की ट्राई किया कि सर ये तो इसमें तो बन गया। तो इसका मतलब अपन ने जो ये पढ़ा था कि जैसे CnH2n ये भी तो सेम ही है, CnH2n जैसी इसकी कैटेगरी अपन बोल सकते हैं। तो फिर इसमें डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे हुई? तो क्या आपने 10th में गलत पढ़ा था क्या कि ये तो कोई एल्कीन नहीं है, दिस वन इज साइक्लो एल्केन, ये तो एल्केन है साइक्लो फॉर्मेट में। तो अपने गलत नहीं पढ़ा था बच्चों 10th में। अपने साथ वो हुआ था, अपन एक लिमिटेड चीजें पढ़ी थी, उसके आगे वाली बातें नहीं पढ़ी थी, है ना। जैसे ऐसे समझो, लेट सपोज मान लो मैंने आपको बोला कि अर्थ इज ए प्लेनेट इन द यूनिवर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सर ट्रू है, अर्थ इज ए प्लेनेट। बट अगर मैं ऐसे पूछता तो कि अर्थ इज ओनली द प्लेनेट विच प्रेजेंट इन यूनिवर्स, तो आप बोलते सर ये तो फॉल्स है, अर्थ ही क्यों बाकी भी तो प्लेनेट है, मार्स है, प्लूटो है, और भी तो सर प्लेनेट हो सकते हैं। इसका मतलब दिस मोलिकुलर फॉर्मूला is represent the alkane, yes this one statement is correct, but ऐसा बोलना कि this molecular formula represent only the alkane, this one is false statement। because why?
इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू आप और भी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो बोले सर ये पता कैसे चलेगा अपन को कि इससे सर ये बनेगी, इससे ये बनेगी, इसकी ये बनेगी। इसी के लिए अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जब भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन देन द ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देन अपन को ये डिसाइड करने के लिए कि इसमें कितने टाइप की स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है, अपना डी हेल्प करेगा। मेरी बात समझ पाए? तो ये चीजें अपने हेल्प करने के लिए डी बना हुआ है। अब देखो व्हाट डू मीन बाय डी। डी का मतलब ऐसा होता है कि जैसे इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि व्हाट डू मीन बाय डी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डेफिनेशन ही होती है द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल is required for complete conversion into a saturated compound and that number of H2 molecule is known as DO, is known as DO। अब देखो ये मैंने क्या लिखा है, इसको थोड़ा और समझो आप। लेट सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बच्चों ना, ये कोई मैंने एल्कीन लिया, मैंने आपसे बोला कि इसको कितना हाइड्रोजन दूं, ये प्रेजेंस में होता है बच्चों। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लिया मैंने, ये पेटी रिप्रेजेंट द प्लेटिनम, Ni लिखता तो निकल, इसकी टेंशन मत लो। जो मेरा फिलहाल अभी क्वेश्चन ये है कि मुझे ना यहाँ पे अनसेचुरेटेड होना चाहिए, कोई भी हो चाहे अनसेचुरेटेड कोई भी हो, लेकिन वो कंप्लीट किस में चेंज होना चाहिए, सेचुरेटेड में। और ये सेचुरेटेड भी कौन सा होना चाहिए, ओपन चेन। तो एक बात बच्चों और लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप ओपन चेन लिख लेना, सॉरी यहाँ पे आप क्या लिख लेना, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में उसे चेंज करना आपको। तो उसके लिए आप H2 मॉलिक्यूल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, दैट नंबर इज नोन एज DU। जैसे देखो मान लो आपने को अगर मान लो इसको हाइड्रोजन देने पड़े, तो इसको आपने चेंज किया, जैसे CH3 दिस वन कंपाउंड इज सैचुरेटेड, एल्केन बन गया ये। तो आपने इसको कितने हाइड्रोजन दिए, हाइड्रोजन सर एक इसको दिया और एक इसको दिया, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो। और मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में बात करें तो बोलेंगे सर आपने 1 मॉलिक्यूल दिया है इसको, जिसकी वजह से ये कंपाउंड इसमें चेंज हो गया है। इट मींस इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसका ड्यू अपन कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। जैसे लेट सपोज मान लो CH ट्रिपल बॉन्डेड CH होता, और मान लो ये सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता कि इसको मैं कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दूं जिससे ये कंप्लीटली ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाए, तो आपको इसको भी इसमें चेंज करना है। लेट सपोज CH3 है ना। तो बोले कितना हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दोगे, तो आपको बोला जाएगा 2 देंगे, टोटल 4 हो गए ना, 2 इसको दिए 2 इसको दिए। तो H2 के मॉलिक्यूल्स आपने कितने दिए, तो बोलेंगे 2 दिए, तो इसका ड्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH डबल बॉन्ड CH2, आपको बोला गया कि इसको मैं कितने हाइड्रोजन के एटम दूं जिसकी वजह से ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए कि इसमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड में। इट मींस इसमें कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं रहना चाहिए। तो बोले कितने हाइड्रोजन दिए होंगे, तो आपने बोला कि सर 2 तो इसको दिए, यहाँ पे 2 इसको दिए, तो टोटल मिला के 4 दिए। तो अगर 4 दिए तो H2 के मॉलिक्यूल्स कितने दिए, तो बोलेंगे 2 दिए। इट मींस उसका DO कितना हो जाएगा, उसका DO हो जाएगा 2। जैसे देखो मान लो अगर यहाँ पे बोला जाए कि CH2 आप इसको कितने हाइड्रोजन दोगे जिससे ये कंप्लीटली ओपन चेन सैचुरेटेड में हो जाए। स्टिल दिस वन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें अभी भी ये सैचुरेटेड ही है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, लेकिन मुझे इसको कंप्लीटली किस में चेंज करना है, ओपन चेन वाले में। तो ओपन चेन में करने के लिए मुझे कोई एक बॉन्ड को ऐसे सोचो कि ब्रेक कर दिया, मान लो एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया,
तो आपने ये ऐसे ओपन हो गया ऐसे करके, इस टाइप से क्या हो गया, ये ओपन हो गया, तो इसका मतलब इसका डी कितना आएगा, 1 आएगा। आपने H2 के मॉलिक्यूल कितने दिए, 1 दिए। इस चीज को आप ऑब्जर्व करो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी, ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व करो कि व्हाट डू मीन बाय डी। इसका डी 1 इसलिए आ रहा है कि उसमें एक पाई बॉन्ड है, इसका डी भी 1 ही आ रहा है, लेकिन एक पाई बॉन्ड और एक रिंग हमेशा इक्विवेलेंट होती है, इसी वजह से क्या होता है, दोनों का डी सेम आता है। जैसे इसका डी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका भी डी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो बोले इन दोनों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सेम आ रहा है डी। तो इसमें सर 2 पाई बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, और इसमें अलग अलग है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई, एक डबल बॉन्ड में एक पाई। इसका मतलब इसमें भी पाई बॉन्ड 2 है, इसमें भी पाई बॉन्ड 2 है, इसी वजह से डी 2 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ रही है? तो इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें कि डी क्या है, तो डी बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने होते हैं ना, वही डी होता है। जैसे देखो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, 1 डी का मतलब क्या। मान लो मैंने बोला कि इसका डी 1 है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, या तो उसमें एक रिंग है, और या डेफिनेटली उसमें क्या है, एक पाई बॉन्ड है। दोनों का डी बनाया, इसका मतलब 1 डी इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 रिंग या फिर 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है ये बात? जैसे मान लो मैंने पता किया, लेट सपोज उसका डी 2 आ गया, डी 2 आ गया, 2 डी है, इसका क्या मतलब समझते हो, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो सर उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर क्या होगा, उसमें 2 रिंग हो सकती है, क्योंकि 1 रिंग का एक डी होता है, तो डेफिनेटली 2 रिंग का 2 डी हो जाएगा। या फिर दोनों का मिक्सअप हो सकता है, कैसे, एक पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग होगी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मान लो मैंने बोला कि डी 3 आया है, 3 डी, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर दैट, 3 डी मीन्स व्हाट, 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं सर, 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, टोटल मिला के 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड एक साथ तो आ नहीं सकते, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, वट एवर, बट टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 3 होने चाहिए। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर बच्चों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें 3 रिंग होगी, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 रिंग होगी प्लस 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर 1 पाई बॉन्ड होगा और 2 रिंग होगी, इस टाइप से अपन पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके। तो अगर मान लो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, लेट सपोज, तो आप उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं अभी के लिए, वो आप याद रख लेना। डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, उसमें एक ऐड कर देना, कार्बन में क्या कर देना, एक ऐड कर देना, माइनस हाइड्रोजन और हेलोजन, एक्स रिप्रेजेंट द हेलोजन, और माइनस नाइट्रोजन के एटम डिवाइड बाई 2 कर देना। ये आपके लिए बच्चों एक डी का मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर दिया है, और ये डी का फॉर्मूला आप इसको याद कर लो। सी क्या है यहाँ पे, सी इज व्हाट, सी इज नंबर ऑफ कार्बन, सी इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें कुछ ना कुछ कार्बन होंगे ना। और ये H क्या है, H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, and x is what, x is number of halogen, x is number of halogen, and n is what, n is number of nitrogen, n is what, number of nitrogen। एक बात यहाँ पे लिख लेना नोट लगा के, रीमार्क करके, if oxygen और sulfur is present it means there is no effect on du। ऑक्सीजन और सल्फर अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दिए हुए हैं तो उस du पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको छोड़ो, ऐसा मानो कि वो है ही नहीं, है ना। If oxygen and sulfur are present in molecular formula, then no effect on du, उस du के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके।
अगर मान लो आपको स्ट्रक्चर दे दूं तो मैं बना के, मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया आपको, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी और तब मैंने पूछा कि चलो इसका ड्यू बताओ, तो उसमें आप क्या ढूंढोगे? आपको इतना पता है कि एक ड्यू मतलब एक पाई बॉन्ड होता है या फिर एक रिंग होती है, तो कुल मिला के आप उसमें क्या काउंट करोगे? उसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लो, वही उसका क्या है? ड्यू है। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, if structure is given, then du is what? Du is total number of pi bond plus total number of rings। आप सभी को ऐड कर लो, वो क्या हो जाएगा? उसका ड्यू हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? उसका ड्यू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों मैं कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है ना? आप उसका क्या बताना? मुझे ड्यू बताना। क्लियर है? ये ट्राई करें। जैसे नंबर 1 मान लो मैंने बोला कि C5H8, चलो इसका ड्यू कैलकुलेट करो। तो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ ड्यू। कार्बन कितने हैं? 5, तो कार्बन में कितना ऐड करना है? 1, तो C+1 मतलब 6 हो गए, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 8, और इसमें कोई नाइट्रोजन है ही नहीं, हेलोजन है ही नहीं, तो छोड़ दो, डिवाइड बाई 2, तो कितने हो गए? 4, और ये कितना आ जाएगा? 2। तो बोले इसका ड्यू कितना है? इसका ड्यू बच्चों 2 है। मेरी बात सुन आ रही है? ओके। जैसे लेट सपोज मान लो मैंने पूछा C4H8, इसका ड्यू बता करो, तो कैलकुलेट करो। 4 + 1 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो इसका बताओ मुझे ड्यू। C6H6, इसका ड्यू कितना आएगा? कार्बन 6 है, 6 + 1 7, और इधर क्या आ जाएगा? 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 3, और ये कितना आ जाएगा? 4। ओके 4 ऐसे पता करना है। जैसे लेट सपोज मान लो 4 5th 1 6th 1 और ट्राई करते हैं, थोड़े बहुत है ना। मान लो मैंने बोला आपको कि C5H9Cl, H9Cl, इसका बताना मुझे है ना। C5H9 और N, C8 और H8, इसके ड्यू बताने हैं आपको ना, ड्यू कितना होगा। जैसे इसका पता करें, जैसे कार्बन कितने बच्चों? 5, उसमें एक ऐड कर दिया तो 1 हो गया, 5 1, 5 + 1 6, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 9, और हेलोजन वालों में क्या करते हैं? हेलोजन वाले में ऐड करते हैं ना, तो कितने हेलोजन है? Cl ओनली 1 हेलोजन, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो 5, इधर क्या है? 6, तो 6 माइनस 5 1, तो बोले इसका ड्यू कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। इसका बोलो। चलो 5 + 1 तो सेम है, हाइड्रोजन कितने? 9, तो 9। नाइट्रोजन वाले में याद करो, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस, तो 8 हो गई, तो 8 हो गए तो डिवाइड बाई 2 4 हो गए, और इसका ड्यू कितना आ जाएगा? इसका ड्यू आ जाएगा बच्चों 2। क्लियर हो रही है बात ही? ओके। इसका बताओ, इसमें कार्बन है 8, तो 8 + 1 9 हो गया, और 9 माइनस हाइड्रोजन कितने? 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया? 5 गया, ये 5 हो गया। इस टाइप से आपको करना है। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट ड्यू। क्या फील आ रही है? ड्यू का मतलब क्या होता है? मतलब ड्यू का यूज क्या होगा? टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि C5H8 की स्ट्रक्चर सोचो क्या क्या हो सकती है, तो ऐसे में रैंडम तो नहीं सोच सकता ना कि सर ये होगी, तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, या फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी? ड्यू की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैलकुलेट द ड्यू। इफ ड्यू इज 2, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? इसमें क्या क्या हो सकता है बताओ? इसमें सर 2 रिंग हो सकती है, या फिर इसमें क्या हो सकता है? इसमें सर 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है सर?
एक रिंग हो सकती है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी सोचूंगा मैं पहले तो, फिर बाद में मैं स्टार्ट करूंगा बनाना। जैसे लेट सपोज C4H8 है, मैंने बोला कि लेट सपोज इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, रैंडम तो नहीं सोच सकता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द डी यू फॉर दैट कंपाउंड। इफ डी यू इज 1 देन इसमें क्या क्या हो सकता है, तो बोलेंगे सर इसमें या तो एक रिंग है या फिर इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे मैं उसकी स्ट्रक्चर सोचना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? ओके, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन देन हाउ टू कैलकुलेट, आप सीधा सीधा क्या कर लो, पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लो और टोटल नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।